हेलो सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और चलिए, आगे सभी लोग कुछ आ गए। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। चलो, लास्ट क्लास में हमने कोई डीपीपी की थी, हाँ जी सॉल्व हो सर। गई सबसे? यस सर। सर हो गई है, उसमें डाउट है सर। बताओ, डाउट पूछो। एक मिनट सर। नेक्स्ट टाइम में ओपन करके रखा करो डीपीपी। हाँ सर, ओपन है। अच्छा, बताओ, क्वेश्चन बोलो। सर क्वेश्चन है सर, ये यू मेजर टू क्वांटिटीज एज ए इज इक्वल टू 1 मीटर प्लस माइनस 0.2 हम्म। एंड तो बी अपनी स्क्रीन इज। शेयर कर सकते हो। आपको पता है शशांक, आप अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट कर सकते हो। तो सर क्या शेयर करूं? आप स्क्रीन को प्रेजेंट करो और फिर वाला टैब ओपन करो। देखो, आपका क्वेश्चन डिस्प्ले होने लगेगा। हाँ कर रहा हूँ सर। सबको डिस्प्ले हो जाएगा, सब लोग उस क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। सर ये वाला क्वेश्चन है, अगर अब हुआ हाँ तो। जी, बोलो। ये फर्स्ट वाला ही। हाँ, क्या दे रखा है? A इक्वल टू सर 1.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर, B इक्वल टू 2.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। वी शुड रिपोर्ट करेक्ट वैल्यू फॉर रूट ए बी। हाँ जी बेटा, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ सर। सर इसमें एक चीज ये पूछनी है कि जो ये हमारा रूट में है ए बी वाला, हाँ उस वो तो इनटू हो जाएगा और उनकी पावर हम हाफ हाफ करके बाहर निकाल लेंगे। हाँ। तो सर उसमें बस जब हम डेल्टा एक्स अपॉन एक्स वाला लेंगे तो उसमें एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा? तुमको क्या पूछा है? डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना पड़ता है ना बाद में। हाँ सर वो तो निकाल लिया, उसके लिए हमको एक्स उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से तो आंसर आंसर इसका पॉइंट प्लस माइनस 0.15 नहीं आ रहा ना। कितना आ रहा है तुम्हारा? सर मेरा जो आ रहा है उधर एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद वो 0.21 के आसपास आ रहा है। जरा वैल्यू बोलो, कितना है? ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए इज इक्वल टू 1 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर्स। प्लस माइनस 0.2। यस सर। चलो, बी बताओ। 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर्स, 2.0। आप बोलोगे एक्स इज इक्वल टू है रूट ए बी। रूट ए बी हाँ का जी सर। मतलब होता है कि सर ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1/2, राइट? 1/2, हाँ जी सर। एक सेकंड, मैंने कहा अगर मैं एक्स की बात करूं, पहले एक्स का ट्रू वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा? 1.0 इंटू 2.0। ठीक है, दैट इज इक्वल टू रूट 2। यस सर। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? लगभग लगभग 1.414। 1.414। यस सर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैंने 1.4 लिख दी। मैंने कहा जरा देखो, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स बाय एक्स आएगा, हम्म। डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या आएगा? हाफ ऑफ डेल्टा ए बाय ए यस सर, प्लस हाफ ऑफ डेल्टा बी बाय बी। प्लस हाफ ऑफ डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने बोला कि अगर मैं डेल्टा एक्स को ऐसे लिखूं तो होगा ये एक्स इंटू दिस क्वांटिटी। अगर मैं इस एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ ले हाँ जाके सर। मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इस एक्स हाँ को जी उठा हाँ के जी। मैं यहाँ ले गया। अब एक्स है क्या यहाँ पे? एक्स की वैल्यू है रूट ए बी के बराबर है। किसके बराबर है? रूट रूट ए ए बी बी के के। बराबर है। ठीक है, तो आप बाद में मल्टीप्लाई कर लोगे। आपने बोला हाफ डेल्टा ए बाय ए। डेल्टा ए कितना है? 0.2 डिवाइड बाय 1.0 प्लस डेल्टा बी बाय बी कितना है? हाफ डेल्टा बी बाई बी है 0.2 डिवाइड बाय 0.2। सॉल्व करो इसको जरा, देखो ये आ रहा है आपका 0.1। सर वो तो 0.1 आएगा, वो पॉइंट 0.05 आएगा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ, आप बोलोगे ये आएगा 0.05। ठीक है, हाँ जी आप सर। बोलोगे इनको इनको ऐड कर दो और इनटू में क्या रखना है आपको? 1.4 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी। ये कितना है? ये तो 0.15 0.2। इंटू 1.4। मल्टीप्लाई कर देना, जो भी कुछ आएगा। 14 5 देखो कितना होता है? 70 कैरी 7। 14 हो जाए 14 और 7 कितना हो गया? 21। कुछ ऐसा आ रहा है ये 3 डेसिमल हाँ पॉइंट जी। टू वन आंसर क्या है? हाँ जी हाँ। आंसर सर 0.15 है, इसलिए मैंने पूछा ना आगे। नहीं तो गलत है।
सर यहाँ मिस्टेक हो गई आपसे कि 0.2/2 है, वो आपने 0.2/0.2 लिख दिया है। डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू। कोई बात नहीं बेटा, आंसर सही है, लिखने में गलती है बस। हाँ तो सर यही पूछना था, एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई होता है ना? कोई दिक्कत नहीं है, लगभग यही है। चलो ठीक है सर। आंसर गलत हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके सर, प्रोसेस थैंक सीखो। यू। देखो आंसर लाना मेरा बिल्कुल धर्म नहीं है, मैं फिर से बोलूंगा, आंसर तो आते ही है। ठीक है, आप तो प्रोसेस अगर आप ये अप्लाई कर रहे हो तो आप एकदम सही कर रहे हैं। आगे तो चलिए, और कोई बोलिए, और कोई डाउट, एनी अदर डाउट? यस सर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन बोलिए बेटा, क्वेश्चन। स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा था मैं। चलो एक काम करो, शशांक तेरा ओपन है ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 तू ही, सबके लिए तू ही रिप्रेजेंट कर दे। चलो 1 मिनट सर, ये हो गया। शशांक की स्क्रीन देख सकते हैं आप लोग, सब लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है बेटा? 10 11 सही है रहा। If the random error in the arithmetic mean of 50 observation is alpha, then the random error in the arithmetic mean 150 observation would be, बताओ भाई कौन बताएगा आंसर और क्यों? किसने पूछा था ये डाउट बच्चा? सर मेरा भी किया। बाकी किसने पूछा था? मैं पार्थ। पार्थ। ऑब्जर्वेशंस बढ़ाने से क्या होता है? सर हम ज्यादा एरर आने के ऑब्जर्वेशन क्यों चांस, लेते हैं बताओ? ताकि एरर को मिनिमाइज कर सके। ताकि एरर को मिनिमाइज कर रहे हैं। अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं एरर को कम कर रहा हूँ कि बढ़ाऊंगा? हाँ, एरर कम करूंगा शायद। कम करो। कम करेंगे ना? यस सर। तो आपने बोला जब मैंने 50 ऑब्जर्वेशन ली तब मेरा रैंडम एरर अल्फा आ रहा था। अगर मैंने 150 ऑब्जर्वेशन ले ली तो आंसर अल्फा से बड़ा आना चाहिए कि अल्फा से छोटा एरर में? अल्फा से छोटा। छोटा होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है छोटे में बेटा, α/3। दैट्स इट। एरर बढ़ तो नहीं जाएगा ना यार? नहीं, एरर मैं हमको कम ऑब्जर्वेशन करनी है। कम करते हैं ना, तभी तो हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन अगर हम बढ़ा रहे हैं इसका मतलब हम ऑब्जर्वेशन को, अपनी एरर को क्या कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर मैंने ऑब्जर्वेशन बढ़ाई है तो आप बोलोगे एरर मैंने कम कर ली होंगी। और एक ही ऑप्शन है उसमें, एरर अल्फा से छोटा। यही उसमें क्वेश्चन था, कोई वैल्यू फाइंड आउट होके नहीं आई बेटा। रैंडम एरर की वैल्यू कैसे निकालोगे? रैंडम है सब कुछ। चलिए, कुछ लोग इसको इस लॉजिक से सॉल्व कर लेते हैं कि सर अगर हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स कर दिए हैं तो अल्फा 1/3 टाइम्स हो गया होगा। ठीक है, और ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बना देंगे कि हम 5 टाइम्स कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू अल्फा/5 हो जाएगी। वो गलत क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल सकता है, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बस आप इतना बता सकते हो कि अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अल्फा कम का ऑप्शन एक ही होना चाहिए पूरे पूरे क्वेश्चन में। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? यस सर, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है 15? बोलो शशांक, बताना लास्ट क्वेश्चन। 15 ही थे ना? हाँ बेटा, किसने पूछा ये? सर पार्थ। पार्थ। तुमको काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का वो पता है रिलेशन? यस सर। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। वेरी गुड। परसेंटेज सॉल्व करने आते हैं? नो सर। क्लास 8 पास की है, 9th पास की है? हाँ की तो है सर। की तो है। वहां कहीं परसेंटेज वगैरह की बात की थी 9th 10th में कुछ? हाँ की थी। फिर भूल गए? सर याद नहीं अब।
ऐसे ही करेंगे ना बेटा। अच्छा टेबल्स याद है ना सारी, जो 2 की टेबल याद है? हाँ सर। कब पढ़ी थी? सर बहुत पहले पढ़ी थी, वो तो याद है मुझे। उसको भी भूल जाओगे किसी दिन, कल को मेरे को बोलो सर 2 की टेबल याद नहीं है, क्या करूं? तो भाई ऐसे तो मत करो यार, थोड़े दिनों बाद मुझसे पूछो सर रूट तो क्या होता है, मुझे नहीं मालूम, मैं तो भूल गया। तो ऐसी छोटी छोटी बातें भाई बिल्कुल ना करें। परसेंटेज फिर इसमें तो मैं सिखा नहीं सकता ना आपको हर चीज। कल को अगर मेरे पास आप बोलोगे कि सर रूट 2 कैसे लेते हैं या 2 का स्क्वायर कैसे लेते हैं ये सिखा दो, तो इट्स डिफिकल्ट। खैर मैं इस बारे में बात करूंगा, डोंट वरी। लेकिन यार ऐसी चीजों को थोड़ा ध्यान दें यार, ये परसेंटेज वगैरह सॉल्व करना आना चाहिए इनको। एक क्वांटिटी चेंज हो रही होती है तो दूसरा परसेंटेज हम बात करेंगे। चलो आज बात करेंगे अभी। उसमें मुझे कुछ चीज और सिखानी है इसलिए वो क्वेश्चन को डाल रखा है। एनी अदर क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें हम ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, इसमें परसेंटेज एरर पूछे हैं। ग्रेविटी और क्या उसने क्या मेजरमेंट कर रहा है वो? सर इनिशियली एक्सेलरेशन एड्रेस इन ऑफ। गिवन टाइम। अरे 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं यार। फ्री फॉल की इक्वेशंस पता है हाँ सर। क्या? तो बस वही तो लगानी है। उसने क्या बोला वाली है? लगाई रेस्ट से बॉडी डिस्टेंस को क्या वाली। किया है? ड्रॉप किया है। जी सर। तो रेस्ट से ड्रॉप किया हुआ और उसने बोला कहां से? फ्रॉम अ बॉडी अ डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन अ गिवन टाइम। He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity, the maximum percentage error in the measurement of the distance and the time are E1 and E2। देखो भाई साहब, आपका फॉर्मूला होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और जब आपने उसको बॉडी को ड्रॉप किया है रेस्ट से, तो आप बोलोगे सर ये u जीरो हो गया, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो आप बोलोगे s इक्वल टू हो गया हाफ a की वैल्यू में g रख दूं, g इंटू टी स्क्वायर। जी सर। तो यहाँ से g की वैल्यू क्या आ गई सर? 2s बाई टी स्क्वायर। यस अब सर। इसमें परसेंटेज एरर पता है और इसमें परसेंटेज एरर पता है, मुझे परसेंटेज एरर किसकी चाहिए? जी जी की। आएगी बेटा कि नहीं आएगी अब? सर इसमें एस की और अपॉन की टी की दे रखी है। हाँ बेटा। जी सर, जी सर, हो जाएगा हो जाएगा। ये नीट का क्वेश्चन है आया हुआ। ओके सर ओके। नीट में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन टफ नहीं पूछते हैं बेटा, वो बस पूछते ऐसे है कि हमको पता नहीं चलता कि वो पूछ क्या रहे हैं। वरना इस क्वेश्चन में क्या, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे बोलता सर g इज प्रोपोर्शनल टू 2s बाय टी स्क्वायर, s की परसेंटेज दे देते, t की परसेंटेज दे देते, g की निकाल लेते आप आंख बंद करके। यस और नो? यस यस सर। यस सर। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो आपने कितनी बड़ी दे दी उसने। और जो अच्छा बच्चा होता है उस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करने की कोशिश करता है, और जिसने फॉर्मूले रटे होंगे ना वो उस क्वेश्चन को पढ़ते ही छोड़ देता है क्योंकि उसे नहीं पता चला कि क्या हुआ। और नीट मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, बहुत सिंपल चीजें पूछी होंगी। अब आप देखो अगर मैं ऐसा सिंपली ये डायरेक्ट क्वेश्चन देते तो आप बोलते सर इससे सिंपल और क्या क्वेश्चन होता है मेरा एरर का, अगर आया था तो राइट। बट उस यस सिंपल सर। क्वेश्चन को देखो उसने कितने डिफिकल्ट तरीके से पूछा है। तो मैं ये कहता हूँ फिजिक्स टफ नहीं पूछी जाती है, फिजिक्स टफ तरीके से पूछते हैं। वो आपको डरा देते हैं पहले ही, अरे भाई 4 लाइन का क्वेश्चन। बच्चे बोलते हैं नहीं मेरे से तो नहीं होगा भाई, मेरी तो ऑक्स से बाहर है। तो भाई यस साहब सर। क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ के थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश किया करो कि वो क्या करवाना चाह रहा है आपसे, राइट। अब ये यस सब सर। आपको सब पता है यार, ये तो बहुत बहुत पढ़ा है, 9th में बहुत पढ़ा है, 11th में भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत तो याद है, हम मानते चले क्रैश कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जी निकाल सर। पाओगे आई थिंक। यस सर यस। परसेंटेज अगर मैं देखूं तो सिंपल है, जी की जो आएगी देखो दैट इज इक्वल टू s की पावर 1 है तो आप बोलोगे परसेंटेज एरर ऑफ s प्लस t की पावर -2 है तो यहाँ पे बोलोगे 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ t। इसको E1 बोल रखा है और इसको 2 टाइम्स ऑफ E2, ऐसा E2 दे रखा है, ऐसा देख लेना बस कहाँ किसको E1। अगर डिस्टेंस की परसेंटेज एरर E1 दे रखी है और टाइम की E2 तो रिजल्ट आ जाएगा E1 + 2E2। देख लेना ओके सर। E1 और E2 ऐसा तो नहीं दूसरा दे रखा हो, इंटरचेंज कर रखा हो, वो चीज देख नहीं लेना। सर, ऐसे ही दे रखा है सर। तो आंसर भी ऐसा ही दे रखा होगा फिर। हाँ जी सर, यही है। चलिए और कोई डाउट? डन। डीपीपी में और किसी को कोई डाउट नहीं? नहीं सर, हो गए बाकी। चलो ऐसा कोई बच्चा जो आज पहली क्लास अटेंड कर रहा हो फिजिक्स की? एनीवन?
चलिए, ये अच्छी बात है कि कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो पहली बार अटेंड कर रहा हो, ठीक है। तो डायमेंशंस और एरर सबने पढ़ रखी हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखो नीट के एक दो क्वेश्चन, देखो एक दो क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, ये भी एक नीट का क्वेश्चन था। एक आपको मैंने प्रैक्टिस करते टाइम बताया था, फोर्स वेलोसिटी टाइम वाला नया सिस्टम दिया था, वो भी एक नीट का क्वेश्चन था। मैं आपको एक नीट का क्वेश्चन और दे रहा हूं, देखो सर एक क्वांटिटी दी है उसने P, और जो कि ऐसे रिलेट कर रही है A3B² / CD। परसेंटेज एरर दे रखी है उसने, परसेंटेज एरर इन P in A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Find the percentage error in P, ये पूछा है। ये भी नीट का एक क्वेश्चन है, जैसे आपको बताने के लिए देखो नीचे में कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व कर लो जल्दी से फटाफट से। अरे तो लास्ट टाइम आपने करवाया था ऐसा। हाँ करवाया था बेटा, मुझे मालूम है, मैं एग्जैक्ट डेटा के साथ करवा रहा हूँ कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया नीट में। मैं आपको बस अब डायरेक्ट डेटा दे सर रहा हूँ। 14%। सर 14%। सर 14%। हेलो सर। हाँ जी बेटा। हेलो सर, एक बार और बता दीजिए न्यू स्टूडेंट में। क्या क्या बताना बेटा? सर ये जो बताया था आपने, ये क्वेश्चन। आज आपकी पहली क्लास है क्या? जी सर। बेटा मैं आपसे पूछ रहा था कोई पहला क्लास है तो आप बताइए देते हैं। सर आवाज नहीं पहुंच रही थी। तो बेटा ये तो क्वेश्चन पूछा मैंने, जी सर। हमने डायमेंशंस और एरर्स अभी तक कवर किए हैं, उसके बेसिस पे ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है मैंने। जी सर। P एक क्वांटिटी है जो इस तरीके से ABCD पर डिपेंड कर रही है। जी सर। और परसेंटेज दे रखी है ABCD की, तो बताओ परसेंटेज कितनी है T की? जी ठीक सर। है, तो अभी तक हम डायमेंशन और एरर कवर कर चुके हैं, तो उसी के बेसिस पे हम कुछ 2-3 क्वेश्चन देख रहे हैं जो हमने प्रीवियस ईयर किए हैं। हम फिर आगे पढ़ेंगे जो फ्रेश टॉपिक होगा, ठीक है, उसका पीछे से कोई रिलेशन नहीं होगा। सबका 14% आ गया? यस Yes, sir. सर। इजी क्वेश्चन था ना, ये नीट का क्वेश्चन है। एक दो और बताऊं नीट के क्वेश्चंस। चलो एक अच्छा क्वेश्चन नीट का, उसने बोला नए सिस्टम में एनर्जी को, वेलोसिटी को और टाइम को फंडामेंटल मान लिया है। मुझे डायमेंशन पूछी गई है सरफेस टेंशन की। अब कई लोगों को सरफेस टेंशन नहीं पता होगा, तो बता दूं सरफेस टेंशन होगा फोर्स अपॉन लेंथ। मुझे इसकी डायमेंशन पूछी गई है नए सिस्टम में, कर पाएंगे? ये भी नीट का क्वेश्चन है और ये ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, कुछ 2 या 3 साल पुराना क्वेश्चन है, 2017-16 का कोई क्वेश्चन है ये शायद। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। एनर्जी वेलोसिटी टाइम हमारा नया सिस्टम है जिसमें हमने फंडामेंटल मान रखा है, और आपको सरफेस टेंशन की डायमेंशन बतानी है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर स्क्रीन आ रही है, क्या हो गया बेटा? स्क्रीन मुझे क्वेश्चन विजिबल नहीं है। मतलब क्या हो गया तुम्हें क्वेश्चन को? मतलब मुझे बताओ, विजिबल मतलब यहाँ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है कि मैं नहीं दिख रहा हूँ, कि स्क्रीन ही नहीं दिख रही है? सर स्क्रीन दिख रही है बट वो ब्लर आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। बाकी लोगों को भी ये दिक्कत आ रही है क्या? नो सर। सर मेरे को आ रही है। मैक्सिमम लोग, कितने लोगों को क्लियर दिख रहा है? यस सर, बीच बीच में हो रही है। सर साफ दिख रहा है। अभी क्लियर दिख रहा है? यस सर। यस सर। बेटा आपको क्लियर दिख रहा है जिसको प्रॉब्लम आ रही थी? नहीं सर अभी भी नहीं दिख रहा। बेटा फिर ये आपके साइड नेटवर्क का इशू है। बाकी लोगों का क्लियर दिख रहा है तो इसका मतलब फिर आपके साइड थोड़ा नेट का इशू आ रहा है, आपके साइड नेट की स्पीड आंसर बताऊं? सर आंसर है E/v² E1 to t²। आते हैं आंसर आते हैं बेटा। एक बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है, उसको कोई सॉर्ट आउट कर लेंगे।
बेटा जिसको भी दिक्कत आ रही थी, स्क्रीन ब्लर दिख रही थी, ठीक है, वो सर थोड़ा आप ध्यान दें। क्लियर हो गई। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा नेट स्पीड आपके यहाँ फ्लक्चुएट कर रहा होगा, तो वो क्लियर हो जाती है थोड़ी देर में। बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है। चलिए, हाँ बेटा आप बताओ कौन आंसर बता रहा था। सर मैं शिवम कुमार। सर आंसर है E हाँ बेटा, शिवम अपॉन आंसर V बता रहा स्क्वायर अपॉन T, एक मतलब सेकंड, एक सेकंड। हाँ बताना। E की पावर 1 1, हाँ, B की पावर -2, b T की की पावर -2, -2, t की पावर भी -2, ये P की पावर -2। हाँ जी सर, यस सर। एनीबॉडी एल्स? यस सर यही आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। आई होप सबको क्लियर है, बहुत इजी है करना। मैंने कहा सर एनर्जी की डायमेंशन आपको अभी तक याद हो जानी चाहिए थी, ml² t-2। नहीं भी याद हुई है तो एटलीस्ट फाइंड आउट करना आनी चाहिए। एनर्जी और वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो होती है lt-1 और टाइम की होती है t। ठीक है, आपने बोला कि मान लो ये जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन है वो मैंने मान ली कि एनर्जी की पावर a है, वेलोसिटी की पावर v है और t की पावर c है। सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स अपॉन लेंथ। तो यहां से आप बोलोगे फोर्स की होती है mlt-2 अपॉन लेंथ, यानी l की पावर 1। सॉल्व करोगे तो ये आता है केवल m l की पावर 0 t की पावर -2। ठीक है, तो आपने बोला इधर तो डायमेंशन है m इंटू l की पावर 0 t की पावर -2 और इधर डायमेंशन है e की पावर a, मतलब m की पावर a। यहाँ पे e की जगह पे देखो इसकी डायमेंशन रख रहा हूं मैं, l की पावर 2 है, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा l की पावर 2a, t की पावर -2 है, a से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा t की पावर -2a, v की पावर b यानी l की पावर b और t की पावर यहाँ -1 है, b से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा t की पावर -b, t की पावर c, सर यहाँ t की पावर 1 है तो ये हो जाएगा t की पावर c। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों साइड रिस्पेक्टिव मास की डायमेंशंस, l की डायमेंशंस और t की डायमेंशंस को इक्वेट कर देना है। मैं कहा देखो यहाँ पे और सॉल्व कर लो। मैंने कहा सर मास की पावर कितनी आ रही है 1, सॉरी a, l की पावर देखो यहाँ 2a है और यहाँ b है, तो l की टोटल पावर हो गई 2a प्लस b। t की पावर यहाँ -2a है, यहाँ -b है और यहाँ c है, तो टोटल पावर कितनी हो गई -2a -b प्लस c। मैंने कहा सर इक्वेट कर दो इससे, m की पावर 0, सॉरी m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -2। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर a है, यहाँ पावर 0 है, यहाँ पावर 2a प्लस b है। इक्वेट कर दो दूसरी इक्वेशन, यहाँ पावर -2 है, यहाँ पे पावर -2a -b प्लस c है। तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, वैल्यूज फाइंड आउट करोगे a b c की और यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये आंसर आना चाहिए। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। यस सर क्लियर। गुड। सर t की वैल्यू -2 कैसे है? मतलब वहां पे जब हम उसको पुट करेंगे तो b की वैल्यू -2 आ रही है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा उस तरफ जाके? मतलब क्या कहना चाह रहे हो बेटा? -2 की वैल्यू ठीक है सर, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। चलो मैंने एक और क्वेश्चन लिख लो, नीट का क्वेश्चन करा रहा हूँ एक और। एक किसी बॉडी की डेंसिटी दे रखी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब उसमें बोला है कि जो नया सिस्टम है, नए सिस्टम में लेंथ को उसने 10 सेंटीमीटर के बराबर रखा है, ठीक है। आपने बोला यूनिट पहले 1 सेंटीमीटर होती थी, अब उसने बोला नहीं, नए सिस्टम में हमारी जो यूनिट है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी, यूनिट ऑफ लेंथ, और मास की यूनिट 100 ग्राम के बराबर होगी 1 ग्राम की बजाय। तो ये बताओ कि नए सिस्टम में डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा मुझे मालूम है तुम्हें नीट के क्वेश्चन तूने लिख रखे होंगे सामने, तो आंसर बता देगा, सॉल्व करना है, और अगर आपको आगे तो बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं सर, ये था एक क्वेश्चन आपकी डीपीवी में था शायद।
हाँ बेटा डीपीपी में भी है। हाँ चलो, अच्छा डीपीपी पे था क्या ये क्वेश्चन? हाँ सर, अभी तो सॉल्व करके बताया अपन सर। अच्छा चलो तुम्हें रहने देते हैं, फिर तो अपना टाइम वेस्ट करता है। तो देखा आपने, नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी आते हैं, बस आपको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। ये प्लीज अपना माइक बंद करें मदन, थैंक यू। जो नीट में क्वेश्चन आते हैं वो इजी आते हैं, अगर आपने ढंग से थोड़ा सा कंसेप्चुअल स्टडी कर ली है, ठीक है, थोड़े फॉर्मूले अच्छे से अप्लाई करना सीखते हैं तो बहुत आराम से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, आज हम एक छोटी सी एरर के बेस पे दो तीन छोटी छोटी चीजें सीखने वाले हैं। एक हम सीखने वाले हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। काफी यूज होता है। मैंने कहा सर अगर x का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 हो, इसका मतलब क्या हुआ, x का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 हो, ठीक है, और साथ ही साथ आप बोलते हो देन आप 1 प्लस एक्स की पावर n को अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हो, 1 प्लस nx। ये होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। कैसे समझिएगा, मैंने कहा अगर ये x का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 से छोटा हो, यहाँ पे 1 प्लस माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी होगा, माइनस है तो माइनस लगा सकते हो, प्लस है तो प्लस लगा सकते हो। अगर इस फॉर्मेट में आपको दिखाओ 1 प्लस एक्स ले लो या 1 माइनस एक्स ले लो, ठीक है, हम एक ही एग्जांपल ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स और होल पावर n लिखा हो तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस nx लिख सकते हो। फॉर्मेट यही होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि सर ये जो x का मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा होना चाहिए। मैंने कहा अगर ये चीज समझ में आ गई है तो जरा एक चीज बताना कि एग्जांपल दे रहा हूं, a प्लस बी की पावर n की वैल्यू कितनी होगी अगर उसने बोला है b का मैग्नीट्यूड इज लेस देन a। सर ए प्लस एन बी। a प्लस एन बी। एन बी। सर an प्लस b। an प्लस b। एनी अदर आंसर्स? सर ए प्लस एन बी। सर ए प्लस एन बी। a प्लस n। ओके, एनी और कोई आंसर देना चाहता है कोई? सर ए हमें तो वन जिन्होंने बोला बाइनोमियल थ्योरम क्या कैसे बोला? लगाएंगे? सर ए 1 नहीं दिया तो बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगाएंगे? तुमने लगाया, मैंने तो लगाया ही नहीं। सर अभी ध्यान दिया। मैंने तो लगाया ही नहीं, आप ही ने सबसे पहले आंसर दिया a प्लस एन बी। तो भाई साहब जिन्होंने a प्लस एन बी दिया वो आंसर गलत है, क्योंकि मैंने आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए क्या बोला था, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। क्या ये इस फॉर्मेट में है? नहीं है, आई का, और b की वैल्यू, x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। क्या x की वैल्यू 1 से छोटी लिखी है? नहीं, कैसे लगा दिया बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन? तो भैया पहले उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट तो कर लो। आपने बोला अगर मैं इसमें से a कॉमन ले लूं तो a कॉमन ले लो, अंदर बचेगा। जब भी कोई चीज कॉमन ले तो मतलब अंदर वाली हर टर्म को उससे डिवाइड कर देते हैं, मतलब a को a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, b को a से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे b बाय a और होल पावर n। ठीक है, अब मैंने कहा सर ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो a की पावर n और अंदर लिखोगे 1 प्लस b बाय a की पावर n, ऐसे भी लिख सकता है कोई। अब जरा देखो क्या ये फॉर्मेट बन गया 1 प्लस x की पावर n? हाँ सर बन गया। क्या b बाय a, देखो b अगर लेस देन a है तो b बाय a क्या हो जाएगा सर, लेस देन 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इधर लेके चले जाओगे तो आप बोलोगे सर b बाय a की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो जाएगी। अगर b a से बहुत छोटा है, जब आपका न्यूमरेटर बहुत छोटा हो a से तो डिनोमिनेटर में रखोगे तो आप बोलोगे b बाय a क्या होगा, 1 से बहुत छोटा होगा। अब आप क्या लगा दोगे इसमें सर, अब बाइनोमियल लग जाएगा और आंसर आएगा 1 प्लस n टाइम्स ऑफ b बाय a। तो दिस इज योर आंसर। चाहो तो इसमें a की पावर n मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर का दूसरा फॉर्मेट भी आ सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सोचा करें, जो भी चीज अप्लाई करते हैं थोड़ा देखा करें कि यार यही हमें सीखना है बस।
मैंने क्या बोला, नीट में देखो क्वेश्चन इसी पे बेस पूछेगा वो, बट वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो हमेशा घुमा के पूछेगा, और आप पहला आंसर देके आओ, पहला ऑप्शन A+N भी मिल जाएगा आपको, मैक्सिमम लोग उसी को टिक करके आएंगे। सर दूसरा फॉर्मेट क्या है? क्या हो गया बेटा दूसरा फॉर्मेट? आप इसका दूसरा फॉर्मेट बताने वाले थे। बेटा मैंने ये बोला अगर a की पावर n अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक दूसरे फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा। जी सर। वो बोला मैंने। जी सर। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मल्टीप्लाई करना है प्रोसेस सीखोगे क्या? नो सर। कैसी बातें कर रहे हो? चलो मैंने कहा जरा बताओ 999 की पावर 3। एक काम करो 997 करो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 997 की पावर 3 इसको ब्रेक करेंगे तो 900 + 97 करके लिखेंगे ना? कर सकते हैं, 900 + 97 भी 997 होता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसको लिख के कोई फायदा होगा तो करके देखो। चलो खैर मैं बता देता हूँ सर, एक्चुअली इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे 1000 - 3 लिख सकते हैं। सर हाँ ऐसे बोला करो यार। मैंने कहा सर 1000 बाहर ले लो, 1000 जब बाहर लोगे तो 1000 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 1 बचेगा, -3/1000 हो जाएगा, होल पावर 3। अब क्या ये बाइनोमियल वाला फॉर्म बन गया, ये वाला 1 - x है, जी x सर। होल पावर n है, और x की वैल्यू देखो 3/1000 इज लेस देन 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 - 9/500। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। अब आप ये बोलोगे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बचेगा, राइट? तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको अंदर ले जा सकते हो, उससे भी सॉल्व कर सकते हो, जो भी फॉर्मेट में आपको आंसर दे रखे हैं अब आप देख सकते हो। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट होगा, 997 * 997 * 997 ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा, बट ऐसे आप फिर भी जल्दी आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है सर इसको पता तो ये कैसे चलेगा इसको हमको किसमें ब्रेक करना है? अगर जैसे मैंने बोला था 900 + 97 करते तो उससे कुछ नहीं होता? करके देख लो, आपको लग रहा है अगर हो जाए तो, होगा नहीं एक्चुअली। तो सर वही पूछ रहा हूँ कैसे डिसाइड करेंगे? कहां से फॉर्मेट इजी हो रहा है। अच्छा ठीक है। ठीक है, या हमें उसको ब्रेक करने से इजी है भाई, 10 की पावर सॉल्व करना हमारे लिए इजी होता है। आपको अगर ब्रेक भी कर लिया तो आपको 900 की पावर 3 आ जाता है, यहाँ पे कोई खास फायदा होता नहीं। जबकि आप 1000 की पावर 3 सॉल्व करना मेरे लिए बहुत बायना का खेल है, तो हमेशा हम 10 की पावर्स को ब्रेक करेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। खैर ये तो सिर्फ सॉल्व कराने का मैंने एक तरीका दिया, आपका ये यूज होता है कई बार प्रॉब्लम्स में। ठीक है, जब डेरिवेशन करते टाइम तो कई बार यूज किया भी होगा 11th और 12th में, बट आप बोलते हैं कि सर ये कई बार हम यूज करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स में यूज होता है, इसलिए हम इसको बता देते हैं। चलो एक और छोटी सी चीज बताता हूं, वापस से देखो। अब आते हैं परसेंटेज चेंज पे, जो आज एक डाउट पूछा था किसी ने। ये शॉर्टकट मेथड आपको बेसिकली आप कह सकते हो कि बताया जा रहा है, फिर लॉन्ग कट भी बता दूंगा बाद में। मैंने कहा सर मान लो कोई चीज किसी पे डिपेंड करती है, k है, वही एग्जांपल लेते हैं, k = p² / 2m। ये एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में। काइनेटिक एनर्जी = p² / 2m होता है, राइट? ये रिलेशन आपको पता है। अब अगर मैं इसमें बोलूं, देखो एरर क्या होता है, एरर होता है सर उसकी एक्चुअल वैल्यू में से कितना डिफरेंस है। कोई वैल्यू आप बोलते हो 10 होनी चाहिए बट वो आई 10.2 आई, या फिर 9.8 आई, तो आप उसको क्या बोलते हो, एरर आई।
तो अगर मैं बोलूं इसी चीज को मैं यूटिलाइज करने वाला हूं चेंज में, मैंने कहा अगर मेरे पास कोई वैल्यू 10 थी और मैं उसको इंक्रीज करके 10.2 कर लूं, ठीक है, तो आप बोलते हो कि सर अगर इसमें एरर 0.2 आती तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितनी एरर आती। या मैं इसको थोड़ा ऐसे बोल लूं कि सर अगर मैंने मोमेंटम को 0.2 से चेंज कर दिया होता, इंक्रीज कर दिया होता, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज या डिक्रीज होता। मैं ऐसे क्वेश्चंस को यूटिलाइज करता हूं। एरर वाले कंसेप्ट को मैं चेंज में लगाने वाला हूं, आप ध्यान से सुनना। कंसेप्ट वो एरर का है, लेकिन मैं उसको क्या करने वाला हूं, चेंज में निकालने वाला हूं, चेंज में यूज करने वाला हूं। तो अगर आप बोलते हो पहली कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इफ चेंज इज स्मॉल, क्योंकि एरर कैसी होती है, स्मॉल होती है। इफ चेंज इज स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है अप टू 5%, लेस देन इक्वल टू 5%, 5-6% तक एरर हो। एरर क्या होता है सर, हम एरर बोलते हैं, एरर वाले जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए होंगे कहीं से आपको, तो मैंने डायरेक्ट बताया है, जब डेरिवेशन करते हैं तो हम उसमें ये चीज कंसीडर करके चलते हैं कि ये बहुत छोटा एरर आता है, 5-6% तक ही हम एरर मानते हैं, तो ही वो फॉर्मूले वैलिड है, अदरवाइज वो फॉर्मूले गलत हो जाएंगे। तो मैंने कहा सर एरर का मतलब होता है कि अपनी एक्चुअल वैल्यू से कितना डिफरेंस आ रही है, डिफरेंट है, ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। मैं बोलता हूँ ये जानबूझ के मैं चेंज भी तो कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कोई वैल्यू अभी इतनी है और अगर मैं उसको इतने से चेंज कर दूं तो बताओ दूसरी वैल्यू कितने से चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उसको चेंज में यूज करने वाला हूं। मैंने कहा अगर मेरा चेंज छोटा है तो आप बोलते हो कि सर जो डेल्टा के में आए, डेल्टा के बाय के, डेल्टा पी क्या हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा, चेंज इन पी। डेल्टा एम क्या हो जाएगा सर, चेंज इन एम, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, चेंज इन के निकालना, मुझे क्या निकालना है, चेंज इन के क्या हो जाएगा, डेल्टा के, और रिलेटिव है क्योंकि ये पावर में कैसे यूज करते हो, रिलेटिव वाला फॉर्मूला यूज करते हो। सो चेंज इन के अपॉन ओरिजिनल के, डेल्टा के बाय के, इसको हम फ्रैक्शनल चेंज भी बोल देते हैं। दैट विल बी इक्वल टू, देखो पी की पावर यहाँ कितनी है, 2, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाय पी। देखो m की पावर यहाँ पे कितनी है, अगर आप उसको कैसे लिख सकते हो सर, p की पावर 2 इंटू m की पावर -1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे m की पावर कितनी है, -1 है, तो आप ध्यान रखना हम यहाँ पे माइनस डेल्टा m बाय m लिखो, एंड दैट विल बी द डेल्टा k बाय k। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, एरर में हमेशा हम ये पॉजिटिव लिखते थे, क्योंकि एरर चाहे कम हो रही हो या ज्यादा हो रही हो हम सिंपली ऐड करते थे। बट चेंज तो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो चेंज का ध्यान रखेंगे, हमेशा पावर प्रॉपर साइन के साथ ध्यान रखेंगे। यहाँ -1 थी पावर, इसलिए मैंने इसको माइनस डेल्टा m बाय m, क्यों जरा देखो, मैंने कहा अगर m इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये चीज सबको समझ में आती है, अगर m इंक्रीज करे, m बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मतलब ओवरऑल क्वांटिटी में से कुछ चीज माइनस होनी चाहिए ना, ठीक है। तो अगर पावर नेगेटिव है तो वो चीज माइनस में काउंट होनी चाहिए ना, अगर वो ऐड कर दी तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर एम डिक्रीज इंक्रीज भी कर रहा है तो भी आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो, अगर मैंने यहाँ ऐड कर दिया तो कंफ्यूज मत होना। जब एरर कैलकुलेट करोगे सारी चीजें एडिशन में जाती हैं, सारी चीजें एडिशन में जाती हैं, एरर हमेशा पॉजिटिव होता है और ऐड होता है। बट जब हम परसेंटेज चेंज निकाल रहे होंगे तब हम प्रॉपर साइन यूज करेंगे, अगर पावर प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, अगर पावर माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, पहली चीज। दूसरा, मैंने कहा सर अगर बात करते हैं, अगर P को इंक्रीज किया है, मान लो कोई क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो, P इज इंक्रीज, ठीक है, तो आप बोलोगे डेल्टा P कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर P को डिक्रीज किया है तो डेल्टा P को आपको क्या लिखना है, नेगेटिव लिखना है। चेंज में इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं, अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो आप उसका डेल्टा पॉजिटिव लिखोगे, और अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उसका डेल्टा कैसा लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे। तो दो जगह साइन का ध्यान रखना है। एरर में बल्कि हम कुछ नहीं करते, एरर हर चीज पॉजिटिव आती है। तो ये एरर वाले को हम कंसेप्ट को हम अपने चेंज निकालने में यूज करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम ये जुगाड़ बना रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं, ताकि हमारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। मैं कह रहा देखते हैं अब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ उसी का। मैंने कहा सर सपोज दैट जो मोमेंटम है, मोमेंटम को मैंने इंक्रीज किया बाय 1%, मोमेंटम को इंक्रीज किया बाय 1%, मास को मैंने डिक्रीज किया बाय 2%।
तो बताओ परसेंटेज चेंज कितना आया काइनेटिक एनर्जी में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको। मोमेंटम को इंक्रीज किया बाय 1%, मास को अगर मैंने डिक्रीज किया 2%, तो बताओ परसेंटेज चेंज कितना आया काइनेटिक एनर्जी में। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूले तो मुझे आते ही है, फॉर्मूले अप्लाई कर दूंगा मैं। मैंने कहा सर इसमें ये वैल्यू रख दो। देखो भाई इसमें वैल्यू रखोगे, मैं यही लिख देता हूं क्योंकि मैं इरेज नहीं करना चाहता हूं। डेल्टा के बाई 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाई पी, क्योंकि ये रिलेशन ऐसा था। तो देखो इनटू 100, क्योंकि मुझे सारी चीजें परसेंटेज में गिवन है तो मैं सबको क्या कर दूंगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाई पी इनटू 100 माइनस डेल्टा एम बाय एम इनटू 100। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि बातें परसेंटेज में हो रही हैं। परसेंटेज का मतलब होता है फ्रैक्शन इनटू 100। आप जरा देखो ये कितना दे रहा है डेल्टा पी। डेल्टा पी इंक्रीजेस बाय 1%। जब भी कोई चीज इंक्रीज हो रही होगी तो उसको कैसे लिखना है पॉजिटिव। तो मतलब मैं क्या लिखूंगा सर, इसकी क्वांटिटी को मैं लिखूंगा कितना है 1%। तो आप क्या लिखोगे 2 इंटू 1% माइनस फॉर्मूले का मास इज डिक्रीजेस बाय 2%, मतलब डेल्टा एम इसका कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। डेल्टा एम कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 कितना आएगा माइनस का 2% आएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को क्योंकि ये डिक्रीज कर रही है क्वांटिटी। तो ये माइनस क्या करेगा ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितना आया 4% आ गया। ये किसका आया सर परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया और ये +4 आया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है इंक्रीज कर रही है 4% से। अगर ये आंसर नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब क्या होता काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है 4% से। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। जी सर। क्वेश्चन यस जी सर। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन एक दो ट्राई करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आगे तुम थोड़ी मैथ्स ही यूज करने वाले, मोस्टली चैप्टर में हमको मैथ्स ही पढ़ना है थोड़ा सा। अब जो डीपीपी का क्वेश्चन है जरा हम बात करते हैं उसकी। चलो पहले एक क्वेश्चन मैं कराता हूं फिर डीपीपी वाले क्वेश्चन करेंगे। नया बच्चा जो भी आया हो उनको ये पता कर लेना कि सर एक हमारी ऑनलाइन ऐप है उसको कैसे एक्सेस करना है, ठीक है, और कैसे वहां पे हमें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम वगैरह और स्टडी मटेरियल वहां से एक्सेस करना है। तो ये चीज आप अपने एकेडमिक वालों से कॉल करके या फ्रेंड से कॉल करके पता कर सकते हैं। मैंने कहा कि मान लो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये रिलेशन होता है L/G। ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2π√L/G। अब इसमें बोला मैंने सर L इज इंक्रीजेस बाय 2% और G इज डिक्रीजेस बाय 2%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन T। जल्दी से कैलकुलेट बताएं परसेंटेज चेंज इन T, जल्दी से कैलकुलेट करें प्लीज। सर 2% 2% इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज 2% इंक्रीज। 2% डिक्रीज। 2% increase. चलो बाकी लोग यार 2-3 लोग के अलावा आंसर ही नहीं आते यार। बहुत लोग हैं, करीब 17-18 लोग बैठे हुए हैं मेरी क्लास में। सर 2% इंक्रीज। 2% इंक्रीज। सर 2% इंक्रीज। ओके चलो मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको। मैंने कहा जरा देखो इस रिलेशन से अगर आप निकालोगे तो डेल्टा टी बाई टी कितना आएगा इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मुझे मतलब नहीं है, एल की पावर 1, ये ऐसे लिखा है 2 बाई एल की पावर 1/2 जी की पावर -1/2। तो ये आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी बाई जी।
परसेंटेज की बात करोगे तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो डेल्टा एल इंक्रीज कर रहा है 2% से, तो आप बोलोगे डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 की वैल्यू है +2, तो हाफ इंटू 2%, +2 क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। मैंने कहा माइनस फॉर्मूले का, मैंने कहा हाफ डेल्टा जी बाई जी डिक्रीज कर रहा है 2% से, मतलब आप बोलोगे कितना हो जाएगा? -2%। सर ये माइनस प्लस कर देगा। सॉल्व करोगे तो ये देखिए कितना आ रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल 1%, 2 से 2 कैंसिल 1%, तो टोटल आया 2%। और क्योंकि मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब डेल टाइम का क्या है सर? 2% इंक्रीमेंट हो रहा है। कितना हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर है? चलो जी सर। डीपीपी क्वेश्चन के बाद अब डीपीपी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है डीपीपी का, इफ द काइनेट नहीं इफ द linear momentum of a body is increased by 10%, find the increment in the kinetic energy. If the linear momentum is increased by 10%, find the increment in the kinetic energy, percentage increment in the kinetic energy. चलिए सॉल्व करें और आंसर बताएं। ये डीपीपी क्वेश्चन है जो पूछा था सुबह। अरे क्या हो गया? इतना इतना लंबा क्वेश्चन लिखा है यार। सर इस केस में मास क्या लेंगे? मास में कुछ नहीं है, इसका मतलब मास कांस्टेंट है, मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर मास के चेंज के बारे में कोई बात नहीं की तो फिर तो सर उस हिसाब से ट्वाइस 10 हो जाएगा, तो 20% होना चाहिए। सर 20%। अगर मास कांस्टेंट है तो फिर 20% हुआ ना। अरे मास कुछ नहीं दिया, इसका मतलब कांस्टेंट है। हाँ तो 20% हुआ फिर। सर मास कांस्टेंट है, 20% आना चाहिए। 20% इंक्रीजेस। जी सर। जी सर। सर मास कांस्टेंट है तो मास 1 लेंगे 0 लेंगे? 0। मास 0 नहीं लेंगे बेटा। कौन बोला मास 0? मास खुद ने 0 लिखा है, उसने लिखा है क्या मास 0 है? नो सर। चेंज इन मास 0 बोलना है यार, गलत बात बोल रहा है तू। जी सर। मास 0 कर क्या हो जाएगा? तू मोमेंटम को 0 कर देना, मार देना आदमी को। चलो मैं बताता हूँ गलती कहाँ है। देखो आपने बोला P इंक्रीज बाय 10%। सर मेरी शॉर्ट ट्रैक फेल होती है यहाँ पे, क्योंकि सर 10 कितना है? 10%। 5-6% की बात की थी मैंने, कहा छोटा परसेंटेज होगा तो एरर वाले फॉर्मूले लगेंगे। अगर छोटा फॉर्मूला नहीं है तो एरर वाले फॉर्मूले फेल हो जाएंगे भाई साहब, और यहाँ फेल हो जाएगा। 10% इज अ बिग चेंज, तो इसको तो प्रॉपर मेथड से करना पड़ेगा। उस प्रॉपर मेथड में भी शॉर्ट ट्रिक आएगी। मैंने कहा देखो प्रॉपर आप परसेंटेज चेंज निकालना सीखो। परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है? डेल्टा के बाय के। इसका मतलब हो गया के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इंटू 100 और होता है यहाँ पे तो इंटू 100। ये होता है परसेंटेज चेंज। सब पढ़ा है, सबने पढ़ा है 9th-10th में भाई। परसेंटेज पढ़ा होगा तो आपने सबने पढ़ा होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। नहीं पढ़ा क्या? पहली बार देख रहे हो क्या सर क्यों मदर? पढ़ा है सर, पढ़ा है। गुड, ठीक है। तो बस यही तो आपको फाइंड आउट करना है। अब जरा देखो, आप बोलोगे P, पहले मैंने मान लिया P कितना था? P था, 10% से इंक्रीज हो गया है, तो आप कितना हो गया होगा? 1.1 P हो गया होगा। कोई चीज 100 थी, अगर 10% इंक्रीज कर जाओगे तो कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी।
अगर कोई चीज 100 थी और 10% से इंक्रीज होगी तो 110 हो जाएगी। अगर कोई चीज 1 थी 10% से इंक्रीज करोगे तो 1.1 हो जाएगी। 10% से डिक्रीज करोगे 1 से तो कितनी हो जाएगी? 0.9 हो जाएगी। क्या ये बातें समझ में आती हैं? जी सर। यस सर, तो यस। अगर कोई 1p था, अब Yes, sir. इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 1.1p। तो 1.1p हो गया। मैंने कहा देखो, तो क्या बोलोगे? p फाइनल माइनस p इनिशियल इनटू 100, सॉरी p इनिशियल इनटू 100। ये कितना दे रखा है? ये आपको पता है कितना है? 10% है। ठीक है, वो कैसे आया? मैंने कहा जरा देखो, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू 1.1p टाइम्स हो गई होगी। तो मैं तो डायरेक्टली बता दिया कि अगर 10% इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब ये 1p तो 1.1p हो गई होगी। ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा सर अब सॉल्व करने का तरीका देखो। आप कह सकते हो कोई बात नहीं, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है p²/2m। ये थी मेरी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर इसमें मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने जाऊंगा तो आप क्या बोलोगे? सर p की जगह पे p इनिशियल रखा था, आप p फाइनल रख लो। p फाइनल कितना हो गया? 1.1p हो गया, बाकी 2m तो सेम है। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इस फॉर्मूले में रखो जरा। फाइनल की वैल्यू रखोगे तो आप लिखोगे 1.1 का स्क्वायर और p का स्क्वायर। 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा 1.21 इंटू p²/2m। इनिशियल कितना था? p²/2m अपॉन इनिशियल कितना होगा? p²/2m इंटू 100 कर देना है। सर p²/2m कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो क्या बचेगा? 1.21 माइनस ये वैल्यू बचेगी 1 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो आएगा ये 21%। कितना है ये? 21%। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर तरीका आपको सॉल्व करने का। अब मैंने कहा थोड़ा फास्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा Yes, sir. जुगाड़ कर सकते हैं। कैसे जुगाड़ कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा सर देखो, हाँ बेटा। सर एरर अगर 5% से ज्यादा होगा तो ये मेथड यूज करना है ना? क्या हो गया बेटा? एरर अगर 5% से ज्यादा होगा तो ये मेथड यूज करना है ना? और कम होगा अगर तो एरर 5% से ज्यादा होगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, वो वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे एरर में भी। और अगर एरर 5% ज्यादा होगा तो एरर ही खराब हो गया, फेंक दो यार, मेजरमेंट ही खराब है। सर कम होगा तो वो वाला मेथड यूज करना है। हाँ जी, तो आपको एरर के परसेंट पूछे जाएंगे तो हमेशा कम परसेंटेज एरर के ही पूछे जाएंगे, राइट? मतलब एरर का मतलब ही तब होता है। अब एरर 20% आ रहा है तो भाई साहब मेजरमेंट थोड़ी ना है, वो तुक्का है, वो तो क्यों मेजर कर रहे हो आप? जी सर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ही खराब हो जाएंगे, फिर मतलब ही नहीं है क्वेश्चन का। जी सर। अब इसको शॉर्टकट देखो, थोड़ा फास्ट करने का तरीका क्या होता है। मुझे मालूम है कि किसके प्रोपोर्शनल है? p² के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है p की वैल्यू कितनी हो गई? p 1.1 टाइम्स ऑफ p। p की वैल्यू इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई है? 1.1 टाइम्स p हो गई है। k अगर p² टाइम्स है, k अगर p² टाइम्स प्रेजेंट मतलब प्रोपोर्शनल टू p² है, तो आप क्या बोलोगे? सर जो फाइनल k आएगा, ठीक है, p की वैल्यू तो 1.1 p हो गई है, तो k फाइनल कितनी हो गई होगी वो बता दो सर। स्क्रीन ब्लर आ रहा है। बाकी लोग। हाँ ठीक है सर, आ गया सही। अब ठीक है सर, अब ठीक सर ब्लर। ठीक है सर। ओके, मैंने कहा सर p इंक्रीज होके 1.1 टाइम्स p हो गया है और मुझे मालूम है k प्रोपोर्शनल टू p² है। तो मैंने कहा k अगर इनिशियल था तो फाइनल कितना हो गया होगा? देखो k किस पे डिपेंड कर रहा है? p² पे डिपेंड कर रहा है और p कितना हो गया? 1.1 टाइम्स, तो k कितना हो गया होगा? 1.1 के स्क्वायर टाइम्स हो गया होगा। यही बात समझ में आया? k प्रोपोर्शनल टू p² है, तो अगर p की वैल्यू 1.1 टाइम्स हो गई है तो आप बोलोगे k फाइनल कितना हो गया होगा? 1.1 टाइम्स ऑफ स्क्वायर हो गया होगा। ये कोफिशिएंट आ जाएगा आपके पास फाइनल और इनिशियल में। ये जो कोफिशिएंट आएगा, इस कोफिशिएंट का जो भी वैल्यू आएगी उसमें हमेशा -1 कर देना और इनटू 100 कर देना, आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। देखो अभी भी कितना है? 21%। फिर से देखो, k प्रोपोर्शनल टू p² है, ठीक है। आप बोलते हो कि p की वैल्यू 1.1 टाइम्स हो गई है, तो आप बोलोगे k फाइनल कितने टाइम्स हो गया होगा? 1.1 के स्क्वायर टाइम्स हो गया होगा। k फाइनल इस टाइम इनटू इनिशियल, तो आप बोलोगे ये जो कोफिशिएंट आ गया इसमें -1 करना इनटू 100 करना, आपका परसेंटेज आ जाएगा। इतना बड़ा मेथड सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी आपको। क्लियर है ये बात? जी सर। ठीक है, तो अब आप कर पाओगे।
ये है यही चीज, बस मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करने का, फास्ट करने का तरीका बता दिया आपको। कर पाएंगे अब आई थिंक आप लोग कर पाएंगे। क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे, परसेंटेज चेंज के क्वेश्चंस आ जाते हैं हर 1-2 साल बाद, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में वो डाल दिया जाता है परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन, तो वो इस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर ये बात समझ में आ गई तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फिर क्लियर है? यस सर। जी सर क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो कैलकुलस सबको आता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सबको आता है, बेसिक जितना हमारे फिजिक्स में यूज होता है। ऐसा कोई जिसको बिल्कुल भी नहीं आता हो? सर थोड़ा बहुत आता है। सर अटक जाते हैं बीच बीच में। जी सर। मतलब पढ़ाई नहीं की है। चलो तो डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। देखो डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ज्यादा डिटेल में आने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, बस उतना ही काफी है। वैसे तो अगर मैं 11th में पढ़ाता हूँ तो डिफरेंशिएशन को समझाने में ही मैं एक लेक्चर ले लेता हूँ कि डिफरेंशिएशन आया कैसे होगा, ठीक है। बट अपन अपना टाइम तो नहीं, अपन जस्ट उनके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, बेसिक जो उससे हमारा काम चल जाने वाला है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटा सा चेंज, ठीक है। जब भी कोई चीज लिखी है, देखो डेल्टा डेल्टा एक्स क्या हुआ बेटा, ये तो पता है ना आपको सबको। डेल्टा एक्स क्या हुआ सर? चेंज हुआ ये किसमें? स्मॉल चेंज सर एक्स में। चलो बहुत अच्छी। अगर ऐसा कुछ लिखा है y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या है? y x पे डिपेंड कर रहा है। y इज ए फंक्शन ऑफ x मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सर एक ये मशीन है, ये फंक्शन का मतलब होता है एक मशीन है, उसका जो इनपुट है, इनपुट क्या है? x है और आउटपुट क्या है? y है। मान लो ये एक जूसर है, क्या है ये? जूसर है। एक फंक्शन का मतलब होता है एक जूसर है। अगर उस जूसर में आप ऑरेंज डालोगे तो आपको y क्या मिलेगा? ऑरेंज का जूस। यस और नो? यस सर। यस सर। अगर मैंने x बोला नहीं सर, मैं तो इसमें ऑरेंज की जगह पे एप्पल डाल, तो मुझे y क्या मिलेगा? एप्पल का जूस। इसका मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। कैसे डिपेंड कर रहा है? वो ये फंक्शन डिफाइन करता है कि सर ये जूस निकालेगा। क्रशर होता तो उनको पीसेस में कट करके दे देता, कटर होता तो कट करके दे देता, राइट। तो ये फंक्शन क्या करेगा वो अलग बात है, लेकिन मुझे मालूम है ये y किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आना है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब ये फंक्शन क्या है? x की पावर 2, मतलब अगर x की वैल्यू को मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। x की वैल्यू को अगर मैं 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो x की वैल्यू को 3 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। इसी तरीके से अगर मैं इस फंक्शन को चेंज करके x³ लिख दूं तो आप बोलोगे अब x की इनपुट 1 रखोगे तो y कितना आ जाएगा? 1। लेकिन जैसे x की वैल्यू 2 रखोगे y 4 नहीं आएगा, अब y कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सर अभी भी इनपुट क्या x पे डिपेंडेंट तो है ही, साथ ही साथ फंक्शन क्या कर रहा है उस पर भी डिपेंडेंट है, y। तो पहले तो ये चीज समझ में आना चाहिए कि सर y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब है कि सर y इज डिपेंडिंग ऑन x, x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू चेंज होगी। अब इसमें जरा सोचो, मैंने कहा सर डेल्टा x क्या है? चेंज इन x, ठीक है। अगर यहाँ पे x में चेंज करूंगा तो क्या y में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अरे आया ना? यस सर। आएगा आएगा। तो डेल्टा y क्या है सर? डेल्टा y चेंज इन y व्हेन देयर इज चेंज इन x इज डेल्टा x। जब x में मैं चेंज कर रहा हूँ डेल्टा x से, तो आप बोलोगे y में कितना चेंज आएगा? डेल्टा y से। अगर ये चेंज बहुत छोटा कर दूं मैं, बहुत छोटा मतलब कितना होता है सर? बहुत छोटा मतलब एक बड़ी सी कोई वो है, इसको बेसिकली इसको ब्रेकिंग भी बोलते हैं। मैंने कहा एक बड़ा सा कैलकुलेशन था, मैंने कहा सबको छोटे 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 पीस में क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, और सारे छोटे पीस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो बड़ी सी चीज मिल जाएगी। उस छोटे से चेंज की बात करूं मैं, इफ द चेंज इज वेरी स्मॉल, जब डेल्टा x बहुत स्मॉल हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे? सर ये dx कहलाएगा। क्या कहलाएगा? dx। dx मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन x, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा आप एक्स है वो बोलोगे भी चेंज है, पर वो बड़ा चेंज है। यस बिल्कुल।
अगर डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल हो जाएगा तब उसको हम dx बोलने लगेंगे। अगर डेल्टा y वेरी स्मॉल हो जाएगा तो क्या बोलोगे उसको? dy। dy बोलने लगोगे। अच्छा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई क्या होता है सर? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी डेल्टा वाई by delta x is rate of change of y with respect to change in x। मतलब y की किस रेट से चेंज हो रहा है जबकि x को आप चेंज कर रहे होगे। मैंने कहा अगर x को मान लो 1 से चेंज हो रहा है, y की वैल्यू 2 से चेंज हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? 2/1 मतलब ट्वाइस, डबल चेंज कैसा हो रहा है? डबल हो रहा है। अगर x को आप 1 से चेंज कर रहे हो और y में चेंज 3 टाइम्स आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब आप क्या हो रहे हो कि सर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, मतलब 3 टाइम्स। अगर x में चेंज आप 1 करते हो तो y में चेंज 3 टाइम्स आ जाएगा। अगर x में चेंज आप 2 करते हो तो y में कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। तो ये बताता है कि y में चेंज कितना आ रहा है जब x को चेंज कर रहे हो, तो इसको डेल्टा y बाय डेल्टा x को बोलते हो रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। इसी को जब हम छोटे छोटे चेंजेस की बात करने लगते हैं तो हम बोलने लगते हैं dy बाय dx, यानी rate of change of y with respect to the change in x only, but changes are very small now। और इसी को हम बोलते हैं differentiation of y, differentiation of y with respect to x। जब x को चेंज कर रहे हो तो y किस रेट से चेंज हो रहा है, ये उसको बस नाम दे दिया इतना भारी भरकम मैथ्स के टर्म्स में। भाई साहब मैथमेटिशियन क्या बोलते थे, अगर मैंने कोई चीज बनाई है, कोई चीज आपको बताई है, अगर मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया होता अरे सर ये तो चेंज है, किस रेट से चेंज हो रही है चीज, अगर आप x को 1 से चेंज करो तो y कितने से चेंज हो रहा है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता तो आप बोलते हैं हाँ सर डिफरेंशिएशन कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है, बट मैंने नाम दे दिया डिफरेंशिएशन, आधे तो वहीं गिर गए, मुझे नहीं समझ में आएगा मैथ्स की टर्म में। तो मैथ्स वाले हमेशा नाम इतने बड़े बड़े हैवी नाम यूज किए ताकि नॉर्मल लेमैन को ये चीजें जल्दी में समझ में नहीं आए, तभी तो हमारी वैल्यू रहेगी। अगर सबको समझ में आ जाएगा तो फिर मेरी वैल्यू कितनी रह गई? ठीक है, तो बस उसका नाम इतना हैवी दे दिया था, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक्चुअल में ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। सिंपल सी बात है। मैं का एक एग्जांपल भी देख लेता हूं, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखो अगर y की बात करूं, y इज इक्वल टू x की पावर स्क्वायर। y को जब आप कह रहे हो कि सर 1 से चेंज करो, किससे चेंज करो? 1 से चेंज कर रहे हो, ठीक है। मैंने कहा मान लो कि y कितना था, पहले 1 ही लिख लेता हूँ। y x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा अब x की वैल्यू को कितना लिखूं? 1.01। छोटा सा चेंज किया मैंने, x की वैल्यू को कितना कर दिया? 1.01। तो डेल्टा x कितना आ गया यहाँ से? यहाँ में डेल्टा x या dx कितना आ गया? 0.1 ठीक है। एक काम करो 0.1 करिए, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। मैंने कहा ये समझ में आ रहा है? 1 की वैल्यू को बढ़ा के आपने 1.1 कर दिया। मैंने कहा जरा y की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? सर y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1. कितना आ जाएगा? 1.21 1.21 स्क्वायर हो जाएगा ना? हाँ करो करो, 1.21 ही तो होगा, 21 हो जाएगा। अब आप जरा देखो इनकी मैंने कहा कितना चेंज आ रहा है यहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है लगभग 0.2 या 0.21 को देखो, राउंड फिगर करोगे, राउंडिंग ऑफ करोगे तो 0.2 आएगा, यस और नो? तो जब आपने dx की वैल्यू 0.1 मतलब चेंज x में 0.1 से किया तो y में चेंज कितना हुआ? 0.2। मतलब कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे? डबल हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप क्या बोलोगे कि सर जब x में चेंज 1 से करोगे ना तो y में चेंज डबल होगा, 2 से चेंज होगा। x में चेंज जब मैंने 0.1 किया तो y में कितना आया? 0.2, डबल हुआ। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y कैसा आना चाहिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ y कितना आना चाहिए? डबल आना चाहिए था। तो y किसके डबल आना चाहिए था? x के डबल आना चाहिए था। ऐसे ही आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आना चाहिए था? ट्वाइस ऑफ x। ऐसे तो बोलोगे आप उसको कि सर x के डबल आएगा। मैं कहा सर इसी को तो डिफरेंशिएशन लेते हो आप, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आता है? सर 2x। सबको पता है ये चीज? अरे हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर। इसका मतलब वही होता है। अब मुझे ये सब सिर्फ समझाने के लिए, फील लाने के लिए लिया था कि भाई साहब डिफरेंशिएशन बहुत छोटी चीज है, आप लोग जबरदस्ती परेशान होते हो।
अब ये सब आपको सिर्फ समझने के लिए था कि हाँ यार इजी चीज है, आपको तो ये भी नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है 4 फॉर्मूले और उनको अप्लाई करना। ठीक है, तो मेथड देख लेते हैं, 4-5 फॉर्मूले देख लेते हैं डिफरेंशिएशन के। इसको इरेज कर दूं? यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आ गया डिफरेंशिएशन क्या चीज है? बहुत छोटी सी चीज है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, जबरदस्ती परेशान होते रहते हो। अब देखो 4 फॉर्मूले कौन कौन से हैं सर? अगर y एक फंक्शन है x की पावर n का, y इज इक्वल टू x की पावर n, तो आप क्या बोलते हो सर इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा dy by dx का? आप बोलोगे सिंपल सी बात आएगा, ये फॉर्मूले हमने बना लिए बाय यूजिंग दिस ओनली। सर n को बाहर मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, x की पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1। पहला फॉर्मूला तो यही हो गया। अब इसमें आप बोलोगे कि सर बस इतना ध्यान रखना है कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए बस। नहीं, कितना सही कह रहा हूँ ना? -1 का सर डिफरेंशिएट नहीं होता? नहीं होगा होगा, वेट 1 बाय x का x का 1 बाय x, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने कहा सर देखो इसी का एग्जांपल ले लो। मैंने कहा अगर अब ये फॉर्मूला एक ही है, इसी के मैं 2-3 एग्जांपल देखने वाला हूं जो आपको याद रखने हैं। मैंने कहा अगर n की वैल्यू 0 होती, अगर n की वैल्यू कितनी होती 0, तो y इज इक्वल टू 0 कितना होता 1, y इक्वल टू 0 कितना होता, वो सॉरी n इक्वल टू 0 कितना, किसी की पावर 0 हो जाए तो क्या हो जाता 1। यस सर। आप इसको क्या लिख सकते हो सर, y इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो, और y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट इनटू x की पावर 0, ऐसा भी लिख सकते हो। अगर मुझे कोई y इक्वल टू 1 लिखा है या y इक्वल टू कोई कांस्टेंट लिखा है, कोई कांस्टेंट को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बड़े आराम से लिख सकता हूँ, आइए ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका y इक्वल टू कोई कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन आता है वो कितना आता है सर, वो आता है 0। क्यों सर, ये 0 बाहर लोगे n, तो आप बोलोगे जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर कुछ भी आएगा उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, वैल्यू 0 जाएगी। तो आप बोलोगे सर अगर n की वैल्यू इसमें 0 हो गई, या आप बोलोगे y इक्वल टू कोई कांस्टेंट आता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। मेरे को एक चीज बताना, मैंने कहा अभी डिफरेंशिएशन को क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यही बोला था। y कांस्टेंट है तो क्या y चेंज हो रहा है? y अगर कांस्टेंट है तो उससे चेंज क्यों होगा? नो सर, नहीं होगा, नहीं होगा। तो y अगर कांस्टेंट है तो उसमें चेंज कितना होना चाहिए 0, काय का रेट ऑफ चेंज यार, करेक्ट। तो जो जब y कांस्टेंट ही है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए 0। अरे डिफरेंशिएशन है क्या, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अरे x को कुछ भी करते रहो y में चेंज होना ही नहीं है, तो इसीलिए आप बोलोगे dy by dx कितना हो गया 0। फॉर्मूले से भी हो गया, कंसेप्चुअली मुझे मालूम है कितना होना चाहिए था 0। ठीक है, चलो ये हो गया। मैंने कहा जरा और देख लो फंक्शन, 2-3 फंक्शन याद रख लो। y इज इक्वल टू sin x, अगर y इक्वल टू sin x है तो dy by dx कितना हो जाएगा, याद रख लो इसको, cos x। मैंने कहा तीसरा y इज इक्वल टू cos x है तो dy by dx कितना हो जाएगा, आप बोलते हो माइनस sin x। बस 4-5 फॉर्मूले याद रखने हैं और ज्यादा कुछ हमें कुछ करना नहीं है इनमें। cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है माइनस y इक्वल टू e की पावर x। e क्या है यहाँ पे पता है ना आपको सबको, सर e एक कांस्टेंट है, e क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है x, तो आप बोलोगे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है सर, वो e की पावर x ही बचता है। फिफ्थ y इज इक्वल टू log बेस ex। एक लॉग फंक्शन होता है मैथ्स का, थोड़ा सा इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बीच में मिलती रहेगी, केमिस्ट्री में भी थोड़ी सी देंगे वो, अभी तो बस पता चलना चाहिए कि हाँ ये एक लॉग एक फंक्शन होता है। इसको हम, क्योंकि लॉग का ये बेस होता है, अगर ये बेस e है तो इसको हम नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, उसको हम ln भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ln। इसका मतलब एक ही है, ये बेस में क्या है e है, ये लॉग है, ज्यादा परेशान नहीं होना, थोड़ा बहुत आपको धीमे धीमे करके पता चल जाएगा। तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन लूंगा तो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाय x। ठीक है,
और कोई बेसिक फॉर्मूले और लिख लो, एक आध और छोटे छोटे फॉर्मूले, ज्यादा यूज नहीं होते ये सर। y इक्वल टू अगर 10x है तो dy बाई dx कितना आ जाएगा sec स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हमको याद रखने हैं और इनको बार बार अप्लाई करना है। मैक्सिमम टाइम यही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, मैक्सिमम टाइम, इनसे ज्यादा फॉर्मूले जाते नहीं है। मैं तो कहता हूँ नीट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना मैक्सिमम वो यहीं से खत्म हो गए, इसी फॉर्मूले पे ही खत्म हो गए मैक्सिमम। यही मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही फॉर्मूला यूज किया गया है। सर यूवी मेथड वाला बता दो। क्या हो गया बेटा? यूवी मेथड वाला जो डिफरेंशिएशन हो। अरे बड़ा तेज उड़ रहा भाई, अभी डिफरेंशिएशन खत्म थोड़ी ना हो गया यार। जी सर। अभी तो फॉर्मूले है ना, अब हमें अभी उनके केसेस बात करनी पड़ेगी ना यार। तो ऐसे लगा जैसे मैं डिफरेंशिएशन खत्म कर दिया। ठीक है, मुझे मालूम है भाई साहब मैथ्स में आप लोग कितने पानी में हो, तो मैं उतना ही मैथ्स में तुम्हें धक्का दूंगा मैं पानी में, चिंता मत करो, तुमको वहां ऊपर से छोड़ के नहीं चला जाऊंगा। चलो, क्या ये बातें समझ में आएंगी? डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रह पाएंगे इतने? यस सर। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे। देखो डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, फिर से बोल रहा हूँ बार बार। ठीक है, अब इन फॉर्मूले के बाद हम थोड़े से देखते हैं। ये तो एक y एक फंक्शन x है। अच्छा एक चीज और देखना, कई जगह पे लिखा होता है dy बाई dx, कई जगह पे लिखा होता है y डैश, ये डैश बोल देते हैं इसको, 1 नहीं बोलना, y की पावर 1 नहीं, y डैश बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि सर एक ही बात है, इसको y डैश भी बोल देते हैं। कभी आपको डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, उसका भी मतलब एक ही है। ठीक है, अभी कई बार आपको ये भी रखा मिल जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, या फिर y डबल डैश लिखा मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया सर, y को आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो dx मिलेगा, सर उसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो उसका मतलब होता है ये डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, है ना, सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं। मतलब आपको y को कितने बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार और एक से दूसरी बार। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये एक रिजल्ट आ जाएगा, इसको फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे, है तो वो डिफरेंशिएशन ही ना, कोई टफ चीज थोड़ी ना है। हम कहते हैं e की पावर x है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से e की पावर x आ जाएगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से e की पावर x आ जाएगा। मैं 4 बार डिफरेंशिएट कर लूं इसको तो कोई दिक्कत आएगी क्या? ऐसा क्वेश्चन दे दूं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी सर। ठीक है, मैंने कहा मान लो ये दे देते हैं सर, पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर 1/x आ जाएगा। 1/x का मतलब क्या हो गया, x की पावर -1 आ जाएगा, और x की पावर -1 का एक बार और डिफरेंशिएशन, सर ये वाले फॉर्मूला लग जाएगा उसमें, तो दूसरा डिफरेंशिएट करोगे तो उससे आंसर आ जाएगा। अरे आ जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कर पाओगे आप तो। डिफरेंशिएशन बहुत इजी है। क्लियर है ये चीज? यस यस सर। सर। जी सर। चलो स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े। मैंने कहा सर अब क्या होता है, अभी तक आपके पास y इक्वल टू एक फंक्शन आया था। ठीक है, y इक्वल टू जब एक फंक्शन आता है तब तो आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लग जाते हैं। अब कई बार एक फंक्शन की जगह दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन आ जाता है। ठीक है, मैंने कहा मान लो कि सर y इज इक्वल टू 2 फंक्शन आ गए, एक फंक्शन आ गया x का प्लस दूसरा फंक्शन आ गया x का। अगर एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूले चलते हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं अब डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करोगे सर, अब डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करोगे सर, इसका अलग डिफरेंशिएशन करोगे, फिर बीच में जो कुछ भी है प्लस है माइनस है और इसका अलग डिफरेंशिएट करोगे और रख दोगे। तो आप बोलोगे सर f1, देखो f1 डैश x, इसका मतलब क्या किया मैंने, डिफरेंशिएट किया। क्या किया इसका डिफरेंशिएट, मैंने बोला ना y को अगर मैं ऐसे लिख दूं इसका मतलब क्या है, dy बाई dx है। अगर fx को ऐसे लिख दूं, f डैश x लिख दूं, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ fx। एक समझ में आ रहा है ना, ये ऐसा सिर्फ लिखने का तरीका होता है शॉर्ट करने के लिए। तो आप f को एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे, यहाँ पे प्लस माइनस जो कुछ भी होगा, और f2 को भी डिफरेंशिएट कर दोगे। वेरिएबल कौन है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में, इस चीज को ध्यान रखेंगे।
कहने का मतलब क्या है कि सर एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। देखो ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करोगे सर, y dy by dx निकालना है, आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, x की पावर n लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 into x की पावर 1 प्लस आप क्या लगाओगे, x की पावर n इसमें भी लगाओगे तो लिखोगे 3 into x की पावर 3 minus 1, 3 minus 1 कितना आ जाएगा 2, तो आप बोलोगे dy by dx कितना आ गया, कितना आ गया। क्या ये बात समझ में आया? अगर दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। मैंने कहा अगर यस सर। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा, y is equal to f1x plus into f2x, मतलब दो फंक्शन का आपस में क्या हो रहा हो, प्रोडक्ट हो रहा हो, ठीक है। तो हम बोल देते हैं, मैंने सिर्फ क्योंकि ये स्टैंडर्ड तरीका चलता आ रहा है तो मैं बोलता हूँ पहले वाले फंक्शन को मान लो मैंने नाम दे दिया है u और दूसरे वाले फंक्शन को मैंने नाम दे दिया है v। इस चीज को अच्छे से देखेंगे, मान लो पहले वाले फंक्शन को सिर्फ लिखने के तरीका ही, मैं बार-बार f1x और f2x नहीं लिखना चाहता हूँ, मुझे आलस आता है, मैं बहुत आलसी हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा सर इसको मैं u लिख लूं, मैं इसको v लिख लूं, हाँ लिख लो। तो आप बोलोगे सर y इसका मतलब क्या दे रखा है, सर एक u into v दे रखा है। ध्यान रखना u एक फंक्शन है x का और v भी एक फंक्शन है x का, कांस्टेंट नहीं है ये u और v, ये फंक्शंस हैं। मैंने कहा अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा, क्या करना पड़ा इसका, अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना हुआ तो आप बोलोगे सर इसका डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका क्या होगा, आप बोलोगे सर dy by dx इज इक्वल टू, पहले वाले को एज इट इज रख लो इनटू dd by dx, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन ले लो। पहले वाले को आपने क्या किया, एज इट इज रख लिया और दूसरे वाले को क्या ले लिया, डिफरेंशिएशन कर लिया। मैंने कहा प्लस, अब दूसरे वाले को एज इट इज रख लो और पहले वाले का क्या कर लो। क्या ये बात समझ में आए? और जितने बार भी आप ये सॉल्व करोगे उतने बार ये फॉर्मूला पहले लिखोगे तब जाके सॉल्व करोगे, ध्यान रखना है सबको, नीट की कसम है, जितने बार भी डिफरेंशिएशन के, मैं क्या डिफरेंशिएशन तो छोड़ो पूरे फिजिक्स में सबको नीट की कसम मैं बता रहा हूँ, जितने बार भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने बार फॉर्मूला जरूर लिखोगे और उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं आ जाएगी तब तक आप गलतियां करोगे। मैंने कहा चलो यस सर। कर लो, एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत सिंपल सा, इसी फॉर्मूले को यूज करना है आपको। मैंने कहा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, क्या ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है? मुझे जरा इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी आएगी। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। ठीक है जी सर ये, जी सर यही आएगा, यही आ रहा है सर। कर लो कर लो कर लो। ठीक है तो जरा देखो फिर से, मैंने कहा ये देखो ये फॉर्मूला लिखा मैंने पहले, अब इसको u मान लिया थोड़ी देर के लिए और इसको क्या मान लिया, v मान लिया, ठीक है। तो जब मुझे dy by dx लगाना पड़ेगा, जब मुझे dy by dx लगाना पड़ेगा तो क्या करूंगा, u को एज इट इज लिखा एक्स स्क्वायर इनटू v का डिफरेंशिएशन कर दिया। सर v का डिफरेंशिएशन हम सीख चुके हैं, दैट इज cos x। मैंने कहा प्लस, अब v को एज इट इज लिखा मतलब sin x, ठीक है, और इनटू u का डिफरेंशिएशन कर दिया मतलब कितना हो गया 2x। तो आंसर कितना आ गया आपका, सर ये आ गया एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x इनटू sin x। बताइए कितना डिफिकल्ट था ये डिफरेंशिएशन, बहुत ही इजी डिफरेंशिएशन था, ठीक है। मैंने कहा ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया, आप बात करते हैं डिवीजन वाला, इरेज कर रहा हूं उसको।
मैंने कहा सर मान लो अगर अब आपने बोला y एक्चुअली में दो फंक्शन का डिवीजन हो रहा है f1x डिवाइडेड बाय f2x। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन अगर कोई फाइंड आउट करने को बोलता है तो आप बोलोगे सर इसको थोड़ी देर के लिए भाई आलसी हूं मैं, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ u into v मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा सर इसके लिए जो फॉर्मूला आता है डिवाइड बाय dx का वो आपको बताता हूँ और फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर रख देते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, आप बोलोगे डिनोमिनेटर क्या है, df का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को एज इट इज रख देंगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो आप बोलोगे du by dx। मैं कहा माइनस, ध्यान रखें ये सीक्वेंस में होना चाहिए क्योंकि यहाँ माइनस है। मल्टीप्लिकेशन में सीक्वेंस भूल भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ माइनस साइन है इसलिए आंसर गलत आ जाएगा। तो पहले बोलना, पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। मैंने कहा माइनस, मैंने कहा आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर अब न्यूमरेटर को एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। क्लियर है ये बात? ये फॉर्मूला आपको लिखना है हर बार, जब तक भी अप्लाई करना है, आपके आंसर हमेशा सही आएंगे। मैंने कहा फिर से एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मैंने कहा y इज इक्वल टू, फिर से ले लो वही वाला एग्जांपल ले लें, x स्क्वायर बाय, तो एक काम करो sin x बाय x स्क्वायर। ये देखिए दो फंक्शन का क्या है, डिफरेंशिएशन है। अप्लाई करो और रिजल्ट लेके आओ। सर x cos x minus 2x sin x। क्या क्या फिर से बोलो बेटा? x cos x minus 2x sin x बस अपॉन एक्स क्यूब भी आएगा अपॉन x स्क्वायर। सर, एक्स क्यूब। आधी आधी बातें क्यों कर रहा भाई? निपट जाएगा इतने में तो। नीट में जो तू अभी भूल रहा है, नीट में तो गारंटेड भूल जाएगा भाई। जल्दबाजी सर बिल्कुल भी नहीं करें। एक्स स्क्वायर cos x माइनस sin x 2x अपॉन में x की पावर 4। सर ऊपर x स्क्वायर थोड़ी ना आएगा, ऊपर सिर्फ x ही तो आएगा। जी सर। नीचे स्क्वायर रखना है ना आपको डिनोमिनेटर। हाँ तो डिनोमिनेटर में अगर x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, इसको आप एज इट इज रखोगे नहीं रखोगे? तो सर डिनोमिनेटर में x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4। हाँ और क्या, यही तो करोगे। तो x स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस 2x sin x अपॉन x की पावर 4। इसको मानोगे आप u और इसको मानोगे आप v। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, खत्म, कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कहीं। आप बोलोगे सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर है, यहाँ पे उसका स्क्वायर कितना हो गया x की पावर 4। अब डिनोमिनेटर को आगे तक रखना है, मैंने कहा x स्क्वायर इनटू न्यूमरेटर का u का क्या करना है, डिफरेंशिएशन मतलब कितना गया cos x माइनस फॉर्मूले का। अब आपको u को आगे तक रखना है, मैंने कहा रख दिया, क्या है sin x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x। आंसर आ गया। चाहो तो x लेके कॉमन करके कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ठीक है। वो तो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन में कैसे फॉर्मेट में दे रखा है आंसर। कुछ लोग उसको x को कॉमन लेके कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे भी आंसर आपका डिफरेंट आ सकता है। जी सर। ध्यान रखना ये sin x एक अलग है और ये 2x एक अलग है, मल्टीप्लाई है। कुछ लोग क्या करते हैं sin x के आगे लिख देंगे 2x, ये गलत कर देते हैं। गलती पता क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, मतलब ऐसे कर देंगे और थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगा, sin of 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये गलतियां ना करें भाई साहब, ये मैथ्स है ना। ये sin x एक अलग है और होल इनटू यहाँ पे 2x है, ये अलग चीज है। इसके आर्गुमेंट में सीधा मल्टीप्लाई मत कर देना गलती से, सर x दिख रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, कर दो मल्टीप्लाई। बनेंगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस? यस सर। यस सर। तो ये तो बातें हमने कुछ की डिफरेंशिएशन की। अभी डिफरेंशिएशन में एक चेन रूल और है, ठीक है। चेन रूल के हम 2-3 एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। जितना इजी डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन उससे ज्यादा इजी है।
और 2 लेक्चर में हमारे मैथ्स जितना हमें यूज करना है, मैक्सिमम मैथ्स 90-95% मैथ्स हम कवर कर चुके होंगे। इससे ज्यादा आता ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ही आता है। तो भाई साहब आप जो हवा लेके बैठे हो, नहीं फिजिक्स है सर, मैथ्स नहीं है मेरे पास, मैं तो हाथ पैर कांपते हैं, तो भाई साहब गलत सोचते हैं आप। ये आपके दिमाग में किसी ने बैठा दिया है कि सर मैथ्स नहीं आती तो फिजिक्स नहीं आती। भैया मैथ्स इतनी चाहिए, 2 लेक्चर में मेरी मैथ्स खत्म हो जाती है, बस इतनी मैथ्स अगर मुझे आएगी तो मैं फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन नीट लेवल का तो एटलीस्ट कर ही लूंगा। और नीट से आगे की मुझे भी सोचना ही नहीं है, अभी तो मुझे नीट का सोचना है। आई होप आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्या बोल रहे हो बेटा? सर मेरे को एक छोटी सी चीज पूछनी है, जो हमने डिफरेंशिएशन वाला भी फॉर्मूला देखा था, हाँ उसमें हमने लिया था y इक्वल टू e रेज़ टू पावर x और e को हमने कांस्टेंट माना था। क्या y की इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, ठीक है, हाँ, पर e कांस्टेंट था ना सर उसमें। e एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.73 होता है। e एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, स्पेसिफिक कांस्टेंट है, नेपियर्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं। हाँ बोलो। हाँ तो सर उसके लिए उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा सर कांस्टेंट? अरे मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ ना, आपने sin x का cos x होता है ये पूछा? नहीं ना। आपने x की पावर n का n into x की पावर n-1 होता है पूछा? नहीं सर, वैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है ना ऐसे। कांस्टेंट बेटा, कांस्टेंट नहीं है वो बेटा। जब y इज इक्वल टू कांस्टेंट है 3 है, या y इक्वल टू e है, तब आप बोलोगे y कांस्टेंट है। y इज इक्वल टू e की पावर x है, ये कांस्टेंट की पावर x है। अब यहाँ x चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? हाँ सर होगी। तो फिर y कांस्टेंट नहीं है। अरे केवल ये कांस्टेंट है, y थोड़ी ना कांस्टेंट हो गया। ठीक ये है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर है। ओके सर। एनीथिंग एल्स? एनीबॉडी, एनी डाउट्स? सर कल ने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में जो आखिरी फॉर्मूला पढ़ा था 1/x इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b, उसमें जो अगर हम फ्रैक्शनल एरर लेंगे तो वो डेल्टा x लेंगे या डेल्टा x स्क्वायर से सॉल्व करेंगे? फ्रैक्शनल एरर क्या होता है बेटा? डेल्टा x उसी को लेंगे ना, मैं डेल्टा x बाय x स्क्वायर क्यों लूंगा? ठीक है सर। करेक्ट। वो फॉर्मूले में कुछ भी लिखा उससे मुझे क्या मतलब है, लेकिन फ्रैक्शनल एरर की डेफिनेशन थोड़ा चेंज कर देंगे हम। हाँ जी सर। एनीथिंग एल्स? नहीं सर, बाकी तो आज डीपीपी मिलेगी तो उसके बाद ही है। चलिए, इसमें हालांकि आज जो हमने पढ़ा उसमें डीपीपी बहुत सारे क्वेश्चन बनते नहीं है, बट आई विल ट्राई कि आपको एक 10-5 क्वेश्चन की डीपीपी मिल जाए, बिकॉज एक बार डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कंबाइन हो जाएगा ना, तब डीपीपी सही बन जाएगी। फिर भी आई विल ट्राई कि आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चन का सेट जरूर मिल जाए, ठीक है? नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के बाद तो डेफिनेटली एक बड़ी डीपीपी 15-20 क्वेश्चन की मिलनी है। तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कल। अगर डीपीपी 10 क्वेश्चन की बन जाएगी तो मैं कल आपको डीपीपी 1 दे दूंगा। अगर कल नहीं मिले तो समझ जाना नेक्स्ट क्लास के बाद आपको 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन की डीपीपी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। ओके। वैसे कोशिश करूंगा मैं कल आपको जरूर एक डीपीपी दे दूं। क्वेश्चन बहुत कम बनेंगे, फिर भी दूंगा जरूर। तो आप लोग क्रॉस चेक जरूर करें कि कल आपको एक डीपीपी मिली है या नहीं मिली है, फिर इसकी अपनी ऐप पे जाके जरूर क्रॉस चेक करें। ओके सर। ओके सर। थैंक यू। ओके थैंक यू। हाँ सर। थैंक यू सर। हाँ सर। यस सर। खत्म करें? यस सर। यस सर। जी सर। थैंक यू।